स्टार्ट करता हूँ। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक जा रही है आवाज़? ओके। तो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अंबेडकर अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित की जा रही इस कार्यशाला में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। ठीक 3 मिनट बाद हम लोग कर पा रहे हैं कनेक्ट अपने आप को आप लोगों के साथ, और ये तकनीकी जो है ये प्रॉब्लम है, इसमें हम लोग कहीं पर भी किसी भी प्रकार से दोषी नहीं है। खैर, 2 दिन संविधान सभा की बैठक नहीं हुई तो हम लोग भी नहीं मिले, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे कई सारे मित्रों के मैसेज, वो जो हेल्प लाइन के जो नंबर दे रखे हैं उस पर आए, सर 2 दिन से क्या हुआ, आप आए नहीं, क्या हुआ, वर्कशॉप क्यों नहीं हो रही? मुझे बड़ा सरप्राइज़ हो रहा है। अगर आपने बहुत ईमानदारी से, बड़ी गंभीरता के साथ अगर इस वर्कशॉप को अटेंड किया है तो आपको आइडिया होना चाहिए कि हम संविधान सभा की बैठक उसी दिन आयोजित करते हैं जिस दिन वाकई में खुद संविधान सभा की बैठक हुई थी। जब 11 जून और 12 जून 1949 को संविधान सभा की बैठक हुई नहीं तो फिर हम कैसे करेंगे? 13 जून 1949 को संविधान सभा की बैठक हुई तो उसके ठीक 75 वर्ष बाद यानी 13 जून 2024 को आपके सामने उपस्थित है संविधान सभा की उस दिन की बहस को हूबहू रखने के लिए। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। इस प्रकार के मैसेजेस थोड़ा सा दिल को दर्द देते हैं कि यार क्या है, इसका मतलब सही ढंग से या गंभीरता से अटेंड ही नहीं कर रहे हैं, और कम से कम अटेंड नहीं कर पाए कम से कम यूट्यूब पे देख लेते। वो वर्कशॉप तो यूट्यूब पर भी तो एज इट इज आ रही है, तो उसमें भी अगर आपको डेट्स की जानकारी मिल सकती थी। खैर, आज मैं पहले से बता देता हूँ, हम लगभग 75 मिनट्स, सवा घंटा 1 घंटा 20 मिनट तक हम लोग चर्चा करने वाले हैं 13 जून 1949 को संविधान सभा में क्या हुआ। अगर आप भारतीय संविधान का, वर्तमान संविधान का अनुच्छेद अगर 248 देखेंगे, रेजिड्यूरी पावर्स का उल्लेख है, अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख है, ऐसे विषय जिनका उल्लेख संघ सूची में, राज्य सूची में और कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में नहीं है, उन विषय पर विधि बनाने की जिम्मेदारी संसद के पास है। आप जानते हैं उसे रेजिड्यूरी पावर्स कहा जाता है, अवशिष्ट विषय कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 में उसका उल्लेख है। आप ये जानते हैं यह अनुच्छेद किस रूप में संविधान में आया, उस पर संविधान सभा के विभिन्न सदस्य क्या सोच रखते थे, आज उनको हम लोग जानेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249, आज का 249 क्या कहता है कि राज्य सूची का कोई विषय अगर राष्ट्रीय महत्व का बन गया है, विषय तो राज्य सूची का है लेकिन अगर उसने नेशनल इंपोर्टेंस ले ली है, तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा इस संदर्भ में विधि बनाने के लिए संकल्प पारित करती है। ऐसा आर्टिकल 249 में लिखा हुआ है। आज वह अनुच्छेद भी किस रूप में अस्तित्व में आएगा उस पर हम चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 250 जो ये कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए तो ऐसी स्थिति में संसद के पास पावर आ जाता है विधि बनाने का राज्य सूची के विषय पर। वो अनुच्छेद किस रूप में आया उस पर भी चर्चा करेंगे। और 2 या 2 से अधिक राज्य का विधानमंडल अगर संकल्प पारित करके संसद को कहता है तो संसद राज्य सूची के विषय पर भी विधि बनाती है। ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 252 में लिखा हुआ है। ये जो कुछ एक अनुच्छेद जिस पर मैंने चर्चा की, 248, 249, 250 एंड 252, ये अनुच्छेद संविधान सभा में आज चर्चा का विषय रहेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। और एक महत्वपूर्ण चर्चा जो पहले से ही काफी दिनों से चल रही है, जो अधूरी अधूरी छोड़ी जा रही है, वो है भारतीय संविधान का आज के अगर आप अनुच्छेद देखें तो अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133 और अनुच्छेद 134 जो कि सुप्रीम कोर्ट के अपीलेंट जुरिस्डिक्शन, उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से जुड़े हुए हैं, अभी भी इस विषय को लेकर संविधान सभा में एक मतता नजर नहीं आएगी कि जो आपराधिक मामले हैं, जो दांडिक मामले हैं, जो क्रिमिनल केसेज हैं, उन क्रिमिनल केसेज में हाई कोर्ट के कैसे निर्णय के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट अपील सुनेगा। ये बहस पहले भी चली, आज भी चल रही है और कल और चलेगी। तो इस विषय को लेकर काफी सारा जो है मतभेद संविधान सभा में दिखाई दे रहा है। हम स्टार्ट कर रहे हैं 13 जून 1949 को संविधान सभा में जो हुआ उसके ऊपर। 13 जून 1949 को वहां सोमवार था। ये बहुत बार मैं कहता हूं, इसके बावजूद भी मैसेज, सर क्या हुआ, 3 दिन से वर्कशॉप नहीं हो रही। अरे 3 दिन कहाँ भाई, 3 दिन कहाँ? 10 जून को बैठक हुई थी, 10 मिनट लेट हुई थी, पर इतना कहाँ धैर्य है। 10 मिनट लेट हुई तो गए,
अपने आप को बाहर कर लिया और फिर वर्कशॉप को अटेंड नहीं कर पाए। तो थोड़ा सा गंभीरता लाए भाई, नहीं तो मजा नहीं आएगा। खैर, भारतीय संविधान सभा के वाद विवाद के सरकारी रिपोर्ट का हिंदी संस्करण क्या चर्चा में ला रहे हैं। 13 जून 1949 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में हो रही है बैठक, सुबह 8 बजे बैठक हो रही है। संविधान का प्रारूप, और शुरुआत में ही थोड़ा सा विवाद आपको नजर आएगा। बार बार जो संशोधन रखने की जो प्रवृत्ति है उसको लेकर संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों में मतभेद नजर आएंगे। खैर, पहले अनुच्छेद 216 पर चर्चा करने के लिए जैसे अध्यक्ष साहब ने कहा, तो फिर क्या हुआ। अध्यक्ष साहब कह रहे हैं, हमने उस दिन अनुच्छेद 186 पर विचार समाप्त कर दिया था। मुझसे ये कहा गया था कि आज हम अनुच्छेद 216 से प्रारंभ करेंगे। आप देखिए, 2739 और 2740 ये संशोधन पेश ही नहीं किए गए। आपको बार बार इस मंच से बताया गया कि 7635 से अधिक संशोधन आए थे और उन संशोधनों में से 1/3 से कम संशोधन रखे गए। ये बातें अपने को मालूम होना चाहिए। 2/3 संशोधन रखे ही नहीं गए। उसके बहुत सारे कारण जो है मैंने बिल्कुल लगातार आप लोगों को बताए। अध्यक्ष साहब ने कहा अनुच्छेद 216 संविधान का अंग बन जाए, तो संविधान का अंग बन गया बिना किसी डिस्कशन के। उसके ऊपर 2 संशोधन आने थे, संशोधन रखे ही नहीं गए। 216 सीधा संविधान का पार्ट। फिर आया अनुच्छेद 217। अब सुनिए जरा, 2741, 2742 ये संशोधन की संख्या है, ये पेश ही नहीं किए गए। इसके बाद में नजरुद्दीन जी अहमद साहब, आज लास्ट में जाते जाते नजरुद्दीन जी अहमद साहब का एक लंबा सा भाषण हम लोग देखेंगे। कल उसी भाषण से वापस शुरू करेंगे। 13 और 14 तारीख को नजरुद्दीन जी अहमद का एक बड़ा लंबा भाषण है। ये नजरुद्दीन जी अहमद साहब कुछ संशोधन करना चाहते हैं, उसके लिए वो शाब्दिक संशोधन है एक्चुअली में। फिर इसके बाद में टीटी कृष्णमाचारी जी जो कि मद्रास के हैं, वो अपना संशोधन लेके आते हैं। टीटी कृष्णमाचारी जी प्रारूप समिति के मेंबर हैं और बिल्कुल आपको बताया था कि संविधान सभा के सदस्य ही केवल संशोधन नहीं रखते थे, बल्कि प्रारूप समिति के सदस्य जिन्होंने प्रारूप तैयार किया वो भी संशोधन रखते थे। और इवन डॉक्टर BR अंबेडकर खुद संशोधन रखते थे। ये कई बार आपको इस मंच से कहा गया। कृष्णमाचारी जी जो संशोधन रखना चाह रहे हैं वो एक्चुअली में पार्ट 3, पार्ट 4 इसको लेकर प्रॉब्लम चल रही है, उसको रख रहे हैं। आप मुझसे प्रश्न पूछोगे पार्ट 3 और पार्ट 4 की क्या प्रॉब्लम है। ये मैंने इस मंच से कई बार आपको बताया कि भारत जब आजाद हुआ 1947 और 1 नवंबर 1956 को जब 7वां संविधान संशोधन लागू हुआ, तब तक हमारे देश में 4 प्रकार के राज्य थे, क, ख, ग और ग। क, ख, ग और ग, उसी को लेकर इशू आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है। प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी इसके बारे में कह रहे हैं, सर मैंने एक संशोधन की सूचना दी, अध्यक्ष ने कहा मुझे आपका संशोधन दिखाई नहीं दिया। तो सक्सेना जी कह रहे हैं मैंने उसकी सूचना आज सुबह ही आपको दी थी। इसका मतलब सुबह 8 बजे बैठक स्टार्ट हुई और सक्सेना साहब 8 बजे उनको संशोधन की सूचना दे रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कभी कभी ऐसा भी दिन होता था जब उस दिन सुबह सुबह भी सूचना दे दी जाती थी कि आज मैं संशोधन रखना चाह रहा हूं। कभी कभी ऐसा भी होता था, जबकि आपको इस मंच से बताया गया कि अगर आप संशोधन रखना चाहते तो कम से कम एक दिन पहले उससे संबंधित सूचना कार्यालय को दें, ताकि कार्यालय टाइप करे और टाइप करके संविधान सभा के सभी सदस्यों के बीच में उस संशोधन को भेज सके। लेकिन सक्सेना जी का सुबह संशोधन आया। अंबेडकर साहब उस पर आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं कि मुझे इस संशोधन की कोई कॉपी नहीं मिली है, इसलिए इसको रखने की परमिशन नहीं दी जाए। कृष्ण स्वामी भारती जी क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं वो क्या पेश कर रहे हैं। सक्सेना जी कह रहे हैं मैं संशोधन पेश करना चाहता हूं। अध्यक्ष साहब कह रहे कौन सा संशोधन। सक्सेना जी कह रहे सुबह मैंने सूचना दी थी। तो अंबेडकर साहब कह रहे अरे भाई हमको इसकी कॉपी नहीं मिली, इसलिए इसको परमिशन नहीं दी जाए। कृष्ण स्वामी भारती जी कह रहे अरे चल क्या रहा है, फॉग चल रहा है कि कुछ और भी चल रहा है, वही प्रश्न पूछ रहे हैं, चल क्या रहा है। तो अध्यक्ष साहब कह रहे हमारे बैठने से कुछ मिनट पहले इन्होंने एक संशोधन की सूचना दी थी। तो अब के संतानम साहब क्या कह रहे हैं, श्रीमान इस विषय के समान महत्वपूर्ण विषय मैं नहीं समझता हूं कि बिना अनुमति सूचना के किसी को संशोधन पेश करने दिया जाए। हम संशोधन संख्या 2741 को पेश करने की प्रस्तावना नहीं करते और मैं नहीं समझता कि हमारे संशोधन को पेश करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को है। अब सक्सेना जी कह रहे हैं कि मेरा जो संशोधन है किसी और के संशोधन से मिलता जुलता है, तो आपने उनको रखने की परमिशन दे दी है, इसलिए मैं सुबह ही रख रहा हूं, तो क्या है मुझे भी रखने की परमिशन दे दिया जाए।
अब संशोधन वो संतानम साहब का है, संतानम साहब का संशोधन मेरा है, और मैं हरगिज नहीं चाहूंगा कि मेरा संशोधन कोई और रखे। जब हम हैं तो हम खुद ही रखेंगे, जब हम हैं तो हम खुद ही संशोधन रखेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। अभी तो हम जिंदा हैं, इसको ऐसा समझ लीजिए। तो खैर, इसके बाद में कृष्ण स्वामी भारती जी क्या कह रहे हैं, यदि आप सदस्यों को इस प्रकार संशोधन पेश करने का अधिकार देंगे तो इसका कभी अंत नहीं होगा और केवल समय की बर्बादी होगी। इसके बाद में के मुंशी जी क्या कह रहे हैं, जिस संशोधन को सदस्य पेश करना चाहते हैं वह वैसा ही है जिसको उन सदस्यों द्वारा पेश नहीं किया जा रहा। लो, के मुंशी जी बड़ी जबरदस्त बात कह रहे हैं कि भाई सक्सेना जी कह रहे हैं कि मुझे मेरा संशोधन रखने दिया जाए, हालांकि सूचना उन्होंने सुबह ही दी। सक्सेना जी कह रहे हैं कि मेरा संशोधन वैसा ही है जैसा किसी और का है, तो वो रखा जा रहा है तो मुझे भी रखना दिया जाए। फिर आते हैं के एम मुंशी जी। के मुंशी जी कह रहे हैं, अरे जो संशोधन आप कह रहे हो कि मेरा संशोधन वैसा ही है, वो खुद अपना संशोधन रख ही नहीं रहे, इसलिए आपको भी परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। तो आपको संशोधन रखने की परमिशन जो उस आधार पर मिल रही है कि मेरा संशोधन उसके संशोधन जैसा ही है, जब वो खुद ही नहीं रख रहे हैं तो फिर आपको रखने की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। खैर, आर के सिद्धवा जी क्या कह रहे हैं कि सर ये तो गलत बात है, कोई व्यक्ति सुबह आता है, संशोधन रखने की बात करता है और आप उन्हें रखने की परमिशन देते हो, ये तो सर मोनोपोली है, ये तो सर बिल्कुल आप अपवाद कर रहे हैं, नियमों के साथ समझौता कर रहे हैं, ऐसा सिद्धवा जी कह रहे हैं। तो इस प्रकार की बात चल रही है संविधान सभा में। सक्सेना जी कह रहे हैं मुझे रखने दो, तो अध्यक्ष जी कह रहे हैं आपने समय पर सूचना पहले क्यों नहीं दी, अब सदस्य विरोध कर रहे हैं तो फिर मैं रखने की परमिशन नहीं दूंगा। इस प्रकार से चर्चा चल रही है। खैर, अध्यक्ष आप कह देंगे सक्सेना जी को रखने दो संशोधन। सक्सेना जी अपना संशोधन रख रहे हैं। वो कह रहे हैं अनुच्छेद 217, जो भी अनुच्छेद 217 है, जो आपने यानी मसौदा समिति ने जो रखा है, उसकी जगह पर अनुच्छेद 217 ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंग्रेजी में पहले लिखा हुआ है, उसको मैं हिंदी में पढ़ के सुनाई देता हूं। वो कह रहे हैं अनुसूची 1 के भाग 1 में राज्यों के विधानमंडल को राज्यों अथवा उसके किसी भाग के लिए उल्लेखित विषय की श्रेणी में आने वाले विषय के संदर्भ में विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त होगी। खंड 1 के अधीन शक्तियों के साथ साथ अनुसूची 1 के भाग 1 के किसी राज्य के विधानमंडल को ये इस प्रकार से पावर देने की बात कह रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि केंद्र और राज्यों के संबंध में हम जब पढ़ते हैं कि किस प्रकार की सूचियों पर कौन कानून बना सकता है, संघ सूची पर कौन कानून बनाता है, संघ सूची के विषय अलग है, राज्य सूची के विषय अलग है, राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाते हैं, संवर्ती सूची के विषय अलग है, उसके ऊपर कानून कौन बनाते हैं, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा चल रही है। फिर वो आगे कह रहे हैं श्रीमान मुझे बहुत खेद है कि इस संशोधन को पेश ना होने देने के लिए प्रयत्न किया गया। मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरे संशोधन पेश नहीं किया जाए, इसके लिए कई सारे लोगों ने प्रयास किए। फिर वो कह रहे हैं मैं केवल यह बता देना चाहता हूं कि यह संशोधन अक्षरश वही है जिसका सुझाव अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने संविधान के मसौदे के परिशिष्ट में पृष्ठ 212-213 पर दिया है। वो कह रहे हैं कि मेरा संशोधन अल्लादी से मिलता जुलता है और जैसा उन्होंने मसौदा समिति में उल्लेख किया वैसा ही है। फिर वो कहते हैं कि वास्तव में परिशिष्ट में श्री अल्लादी ने कहा कि वे मसौदा समिति के बहुमत से विभिन्न मत रखते हैं। अब ये मैंने लाइन हाईलाइट की है, इस लाइन को मैं चाहता था तो स्किप कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। वो कह रहे हैं कौन, सक्सेना जी, कि मेरा संशोधन वैसा ही है जैसा अल्लादी कृष्ण स्वामी संविधान के मसौदे के संदर्भ में अपना सुझाव रखते हैं। और सुझाव को रखते हुए अल्लादी कृष्ण स्वामी ये भी कह रहे हैं कि मैं प्रारूप समिति के सदस्यों से इस विषय के संदर्भ में अलग विचार रखता हूं। साथियों, मैं आपको यह बात इसलिए बताना चाह रहा हूं ताकि आपको संविधान सभा की कार्य प्रणाली समझ में आ सके। गत वर्ष किसी प्रतियोगी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था। उस प्रश्न का जो मजमून है वो आपके सामने रख रहा था। प्रश्न पूछा कि संविधान सभा में सभी निर्णय लिए जाते थे, नंबर 1 बहुमत से, नंबर 2 सर्वसम्मति से, नंबर 3 कभी बहुमत से कभी सर्वसम्मति से, इस प्रकार का विकल्प थे। वहां पर आंसर दिया गया सर्वसम्मति से। ये बिल्कुल गलत है। सभी निर्णय संविधान सभा में सर्वसम्मति से नहीं हुए थे। कई मामलों में वहां पर बहुमत लिया गया, वोटिंग करवाई गई, बिल्कुल वोटिंग करवाई गई थी। मैंने आपको पहले भी बताया था, आगे आने वाले और मुद्दों पर जब चर्चा होगी तब भी बताया जाएगा।
और इवन मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि कई बार सदस्यों ने यह तक कहा कि आप अपने बहुमत से जो चाहे करवा लेते हो, कई बार कहा ऐसा। और यह बात आपको बताने के पीछे उद्देश्य एक ये भी है कि प्रारूप समिति में 7 मेंबर थे। डॉक्टर अंबेडकर वॉज द चेयरपर्सन ऑफ दैट कमेटी एंड अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी आयंगर साहब, के मुंशी जी, टी कृष्णमाचारी जी, डीपी खेतान साहब, माधवराव जी, ये सब, मोहम्मद सादुल्ला जी, ये सब मेंबर हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि प्रारूप समिति एक ही भाषा में बात करती थी। कई बार कुछ मुद्दों पर प्रारूप समिति के सदस्यों में भी कुछ मतभेद थे। जैसा मैंने आपको बताया, मोहम्मद सादुल्ला जी अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के संदर्भ में अलग विचार रखते थे। ठीक उसी प्रकार से सक्सेना जी भी कह रहे हैं कि इस संदर्भ में अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के विचार प्रारूप समिति के सदस्यों से अलग है। मैं ये सुझाव रखता हूं कि यह विषय बड़े महत्व का है, जिस पर देश का एक प्रसिद्ध संविधान का जानकार मसौदा समिति से भिन्न मत रखता है, ऐसा सक्सेना जी अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। तो यही तो सब बातें अपने को जाननी है, जिससे कि हमको स्पष्ट हो सके कि वाकई में चल क्या रहा है। इसके बाद में प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी ने जो ये संशोधन रखा है विषय के संदर्भ में, इसके ऊपर चर्चा में किसी ने भाग नहीं लिया, खाली सक्सेना जी खुद ही बोले। फिर संविधान सभा से पूछा गया कि क्या करे भाई इसका, तो संविधान सभा ने उनके संशोधन को अस्वीकार कर दिया। इसी प्रकार का एक छोटा सा संशोधन और था शाब्दिक, उसको भी संविधान सभा ने अस्वीकार कर लिया। ये बात भी अपने को मालूम होनी चाहिए। और टी कृष्णमाचारी जी जो संशोधन चाह रहे थे वो स्वीकार हो गया, वो शाब्दिक संशोधन था और वो स्वीकार हो गया। अब देखिए नया अनुच्छेद आ रहा है, अनुच्छेद 218। क्या कह रहे हैं? टी कृष्णमाचारी जी कह रहे हैं, श्रीमान मसौदा समिति द्वारा बाद में पुनरीक्षण करने से यह अनुच्छेद अब आवश्यक नहीं समझा गया, अतः इस अनुच्छेद पर सदन में मत लिया जा सकता है और यदि सदन चाहे तो इसे अस्वीकार कर सकता है। अध्यक्ष आपने कहा अनुच्छेद 218 संविधान का अंग बने, संविधान सभा ने अस्वीकार कर लिया। यह बात मैंने आपको इस मंच से पहले भी कही है कि ऐसा नहीं है कि मसौदा समिति ने जो अनुच्छेद जिस रूप में, जिस भाषा में, जिस रचना के साथ रखा वो अंतिम रूप था। जी नहीं, कई बार संशोधन स्वीकार किए गए, संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों के द्वारा रखे गए प्रस्तावों को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया और उसमें परिवर्तन किए गए। ये बात आपको कई बार कही और मसौदा समिति ने खुद ने कई बार ये संविधान सभा में कहा कि ये जो अनुच्छेद हमने आपके सामने रखा इसको आप अस्वीकार कर दो, क्योंकि अब ये प्रासंगिक नहीं रहा। हमने जो फला अनुच्छेद स्वीकार किया वो स्वीकार करने के बाद जो अगला अनुच्छेद आ रहा है उसका उसके साथ कोई मेल नहीं है, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं आप इसे अस्वीकार कर दो। ऐसा हुआ और एग्जाम्पल देख लीजिए, अनुच्छेद 218 प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। देखिए आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप मुझसे कई बार जो पहली दृष्टि में इस चीजों को पढ़ेंगे तो वो इस बारे में कंफ्यूजन ला सकते हैं। अरे सर क्या हो गया, मसौदा समिति ने जो अनुच्छेद बनाया वो संविधान सभा ने अस्वीकार कर दिया, ऐसे कैसे हो गया? अरे मसौदा समिति खुद चाहती थी कि अस्वीकार कर दिया जाए, टी कृष्णमाचारी जी ये कह रहे हैं, यही मैं कहना चाह रहा हूं। और 218 भारतीय संविधान से हटा दिया गया। फिर आया अनुच्छेद 219, उसके ऊपर एक संशोधन था 2749, वो पेश नहीं किया गया, तो अध्यक्ष साहब ने कहा कि इसको संविधान का अंग बना लिया जाए, प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। यानी अनुच्छेद 219 जो भी था, बहुत ध्यान से सुनिए, अनुच्छेद 219 जो भी था कोई डिस्कशन संविधान सभा में नहीं हुआ और एक संशोधन की सूचना थी वो भी रखा नहीं गया और तुरंत क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। तो ऐसे कई सारे अनुच्छेद आपके सामने आ रहे हैं जो मसौदा समिति के निवेदन पर अस्वीकार किए जा रहे हैं और कई सारे ऐसे अनुच्छेद भी आ रहे हैं जो रखे जा रहे हैं और उनके ऊपर कोई संशोधन की सूचना नहीं है, डायरेक्ट बिना किसी चर्चा के पारित हो रहे। कुछ अनुच्छेद ऐसे भी आ रहे हैं जिनके ऊपर संशोधन की सूचना होती है लेकिन संशोधन रखे नहीं जाते और वो बिना किसी चर्चा के पारित हो जाते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल है। अब आता है अनुच्छेद 220। पहले टी कृष्णमाचारी जी क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। क्या यह मैं सुझाव रख सकता हूं कि अनुच्छेद 220, 221 और 222 पर एक साथ वोटिंग करवाई जाए क्योंकि मसौदा समिति इन्हें आवश्यक नहीं समझती है। लो, यानी 220, 221 और 222 भी अब उड़ने वाले हैं। टी कृष्णमाचारी जी जो कि प्रारूप समिति के मेंबर है वो खुद कह रहे हैं कि मसौदा समिति इनको आवश्यक नहीं समझती। और देखिए क्या, देखो ये क्या शब्द लिखा है, एक साथ मत लिया जाए।
मत लिया जाए, इसका मतलब वोटिंग हो रही है, हाथ ऊंचे करवाए जा रहे हैं और देखा जा रहा है अच्छा 60 लोग ये कह रहे हैं, 12 लोग ये कह रहे हैं, ओके, इस तरह से हो रहा था। सर्वसम्मति कहां है भाई? वोटिंग करवाई जा रही है। यही तो बात मैं चाह रहा हूं कि आपको समझ में आए। तो अध्यक्ष साहब ने कहा नो, एक साथ में वोटिंग नहीं होगी, सब पर अलग अलग वोटिंग होगी। पहले 220 पर होगी, फिर 21 पर होगी, फिर 22 पर होगी। तो अध्यक्ष साहब इन पर मैं अलग अलग मत लूंगा। संशोधन 2751 और 2752 पेश नहीं किए गए। अब देखिए, अनुच्छेद 220 संविधान का अंग बने, संविधान सभा ने कहा नहीं, अस्वीकार कर दिया गया। अनुच्छेद 221 संविधान का अंग बने, संविधान सभा ने कहा नहीं, प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। अनुच्छेद 222 संविधान का अंग बने, संविधान सभा ने कहा नहीं और यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। अब आता है अनुच्छेद 223। इस अनुच्छेद पर कई संशोधन है, इस बात की घोषणा की अध्यक्ष साहब ने। फिर देखिए 2754 से 2759 तक कोई संशोधन पेश नहीं किया। 54, 55, 56, 57, 58, 59 5 संशोधन इस पर आने थे, लेकिन कोई संशोधन पेश नहीं किया। और फिर अध्यक्ष साहब ने कहा अनुच्छेद 223 संविधान का अंग बने, प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। यानी अनुच्छेद 223 एक ऐसा अनुच्छेद है जिस पर संशोधनों की सूचना थी, कोई संशोधन नहीं पेश किया गया, ना कोई चर्चा हुई और सीधा संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। मुझे लगता है कि पिछले 5 मिनट में मैंने जो ये बात कही है आपको, उससे बहुत सारी तस्वीर साफ हो रही है। वापस सुनिए। नंबर 1, कुछ अनुच्छेद ऐसे थे जिस पर संशोधनों की भरमार थी, संशोधन रखे गए, उनके ऊपर फिर संशोधन रखे गए, इसके बाद में जबरदस्त चर्चा हुई और वो पारित नहीं किए गए। संविधान सभा ने उनको अस्वीकार कर दिया। 1। नंबर 2, कुछ अनुच्छेद ऐसे थे जिन पर भारी संशोधन के प्रस्ताव रखे गए, संशोधनों पर संशोधन रखे गए, संविधान सभा में भारी चर्चा हुई और आखिर में संविधान सभा ने स्वीकार किए गए। कुछ अनुच्छेद ऐसे थे जिस पर बहुत सारे संशोधनों की सूचना थी, संशोधन नहीं रखे गए, लेकिन उसके ऊपर चर्चा हुई और संविधान सभा ने उसे स्वीकार कर लिया। कुछ अनुच्छेद ऐसे थे जिसके ऊपर संशोधनों की सूचना थी, संशोधन नहीं रखे गए और संविधान सभा ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। ऐसा भी था। कुछ अनुच्छेद ऐसे थे जो खुद संविधान सभा की प्रारूप समिति कहती थी इनको अस्वीकार कर दिया जाए। ये जो बात है जो मैंने अभी 1 मिनट में वापस कही है, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। मुझे लगता है कि संविधान सभा की पूरी संपूर्ण प्रक्रिया को समझने में ये काफी मदद करेगा। खैर, फिर आता है अनुच्छेद 224। डॉक्टर अंबेडकर क्या चाहते हैं, क्या कह रहे हैं? मैं चाहता हूं कि अनुच्छेद 224 और 225 स्थगित रखे जाए। 224 और 225 स्थगित रखे जाए, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर चाहते हैं। अध्यक्ष आप क्या कह रहे हैं? अनुच्छेद 224 और 225 स्थगित किए जाते हैं। सो अब 224 और 225 पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। इसका मतलब आगे आने वाले दिनों में हम इन अनुच्छेदों पर चर्चा करने वाले हैं। मनोज भाई क्या प्रश्न पूछ रहे हैं यूट्यूब पर, कुल कितने अनुच्छेद रखे गए? मनोज भाई 315। मनोज भाई 315 अनुच्छेद रखे गए। विधानसभा में कितनी बार संशोधन किया गया? विधानसभा में संशोधन क्या होता है भाई? तो ये सब बातें आप थोड़ा ध्यान रखें। अब आ रहा है अनुच्छेद 226, आर्टिकल 226। अंबेडकर साहब क्या कह रहे हैं? मैं औपचारिक रूप से संशोधन संख्या 2775 को पेश करता हूं। अब देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष खुद अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष खुद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब है। वो खुद संशोधन लेकर आ रहे हैं। संशोधन की संख्या है 2775। वो कह रहे हैं इसके बाद में मैं उस पर एक संशोधन पेश करता हूं। श्रीमान, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं, संशोधनों की सूची में संशोधन संख्या 2775 के स्थान में निम्न संशोधन रखा जाए। हेलो, कर लो बात। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, 2775 संशोधन संख्या है जो उनके द्वारा पेश किया जाना है। वो संशोधन जो है, उस संशोधन में संशोधन रख रहे हैं वो खुद ही। कमाल की बात, नई बात। अब तक आपने देखा कि संविधान सभा का कोई सदस्य संशोधन की सूचना देता था किसी अनुच्छेद पर और संविधान सभा का कोई अन्य सदस्य उस संशोधन पर संशोधन रखता था। अभी आप देख रहे हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संशोधन रखने जा रहे हैं। संशोधन का नंबर है 2775
और खुद डॉक्टर अंबेडकर ही उस संशोधन पर संशोधन रख रहे हैं। ये कार्य प्रणाली कैसे मालूम पड़ेगी? यह मालूम पड़ेगी, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। खैर, वो क्या कह रहे हैं कि अनुच्छेद 226 का जो खंड है वो परिवर्तित करके ये बना दिया जाए, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर चाह रहे हैं। वो क्या चाह रहे हैं जरा देख लीजिएगा। अगर आपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 को ढंग से देख रखा है तो आपको तुरंत ये बात समझ में आ जाएगी। वो जो नया चाह रहे हैं उसका मैं आपके सामने रख रहा हूं। खंड 1 के अधीन पारित संकल्प 1 वर्ष से अनधिक किसी काल अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा, जैसा कि उसमें उल्लेखित है। अगर आपने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 आर्टिकल 249 पढ़ रखा है तो आर्टिकल 249 क्या कहता है? राज्य सूची का कोई विषय अगर राष्ट्रीय महत्व का हो गया है तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा अपने संकल्प के द्वारा उस विषय पर विधि बना सकती है। राज्य सूची के विषय पर विधि बनाई जा सकती है आर्टिकल 249 के तहत, लेकिन इस संदर्भ में इनिशिएट करेगी राज्यसभा। और अगर आपने ढंग से पढ़ रखा है तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। साफ साफ लिखा हुआ क्या है? चलो मैं पूछ लेता हूं आपसे, अभी मालूम पड़ जाएगा कि हमारे झूम वाले साथी कितने झूम रहे हैं। आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा जब इस संदर्भ में प्रस्ताव रखती है तो वो किस बहुमत से पारित होना चाहिए? नंबर 1, कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। नंबर 2, उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। नंबर 3, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। नंबर 4, कुल सदस्य संख्या का बहुमत। बताइए चारों में से क्या है आंसर? अर्पित भाई 2, क्या बात है। किशोर जी 2, डॉक्टर सैफाली जी ये कौन है भाई? 2/3 बहुमत। अरे 2/3 बहुमत कौन सा? ऐसा लिखने से काम नहीं चलेगा। ऑप्शन बताइए, 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर 2, यस, सीधा लिखा हुआ है उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत लिखा हुआ नहीं है। कुल सदस्य संख्या का बहुमत जैसी शब्दावली लिखी हुई नहीं है। सीधा लिखा हुआ है उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। आज इसी विषय पर चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यदि और जितनी बार किसी ऐसे संकल्प को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प खंड 1 में उपबंधित रीति से पारित हो, ये कुछ रखना चाह रहे हैं। आप जानते हैं कि राज्यसभा जब राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने के संदर्भ में जब संकल्प पारित करती है तो मैंने जैसा कहा उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से पारित करती है। आर्टिकल 249 में यह लिखा हुआ है। आप जानते हैं कि आर्टिकल 249 के तहत अगर राज्य सूची के विषय पर कोई कानून बनाया जाता तो वो कानून कितने दिन तक लागू होगा? कितने टाइम तक लागू होगा? बताइए, कितने वर्ष तक लागू होगा? कितनी अवधि होगी? 1 वर्ष। भार्गव भाई एकदम सही कह रहे हैं, 1 वर्ष तक लागू होगा। लेकिन इनिशियल स्टेज में इस प्रकार का प्रावधान नहीं था। इनिशियल स्टेज में इस संदर्भ में लिखा हुआ था 3 वर्ष। अब इसी विषय पर चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पहले आ रहे हैं प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी। वो क्या कह रहे हैं? सर ये तो सबसे झगड़े वाला अनुच्छेद है। सिब्बल लाल सक्सेना जी कह रहे हैं ये तो सबसे झगड़े वाला अनुच्छेद है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने संशोधन से झगड़े की कुछ मात्रा को कम करने का प्रयत्न किया, क्योंकि पहले 3 साल लिखा था, अब 1 साल लिख दिया। मसौदा समिति ने जो संशोधन रखा था, मसौदा समिति ने जो मसौदा रखा था वो 3 साल का था, अब आपने घटाकर उसको 1 साल रख दिया। तो सक्सेना जी कह रहे पहली बात तो सर सबसे बड़ा झगड़ा इसी अनुच्छेद को लेकर होगा। फिर वो कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर ने अपने संशोधन से इस झगड़े को थोड़ा सा कम कर दिया, ऐसा वो कह रहे हैं। कौन? सिब्बल लाल सक्सेना जी। तो ये सब बातें ही तो ही रखना चाहते हैं, ये सब बातें अपने को मालूम होनी चाहिए। अब एचवी पातस्कर साहब आ रहे हैं। एचवी पातस्कर साहब क्या कह रहे हैं? देखिए, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अनुच्छेद 249 जब हमने संविधान सभा के द्वारा जब जुड़वाया, जो आज का 249 है, तो कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। एक चर्चा इस बात को लेकर हुई क्योंकि आर्टिकल 249 ये कहता है कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो जाए। शर्त ये है, वो जो विषय है स्टेट लिस्ट का होना चाहिए, लेकिन वो विषय अभी क्या ले लिया है,
जिसने नेशनल इंपॉर्टेंस ले ली है, तो ऐसी स्थिति में उस विषय पर विधि बनाई जा सकती है। प्रश्न यह है कि वो विधि कितने समय तक लागू रहेगी। आर्टिकल 249 कहता है 1 साल, इनिशियल स्टेज में था 3 साल। अब यहां पर विवाद किया जाएगा, वाद विवाद होगा, राष्ट्रीय महत्व का कैसे हो जाए, राष्ट्रीय महत्व का अगर हो गया है तो फिर वो राज्य सूची में क्या कर रहा है, ऐसा कुछ कहा जाएगा। एचपी पातस्कर साहब आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और मैं समझता हूं कि जहां तक राज्यों की शक्तियों के प्रश्न का संबंध है वहां तक इस पर अधिक ध्यान दिया गया, इसलिए मुझे ठीक बात है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनसे यह बोध होता है कि केंद्र के लिए यह अपेक्षित है कि राष्ट्रीय हित के विषय में संसद विधि बनाए, जिसको पारित करने के लिए राज्य तैयार नहीं है। पातस्कर साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा रखे गए संशोधन का समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राज्य सूची का विषय है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो विषय राष्ट्रीय महत्व का बन जाता है और राज्य उस विषय पर कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में संसद को आगे आना चाहिए। फिर वो आगे कह रहे हैं, कौन? पातस्कर साहब, मैं अपने उन मित्रों से जिनके ये विचार है कि ये आवश्यक है कि 3 वर्ष का उपबंध रखा जाए, ये जानना चाहूंगा कि किसी आपात को आपात कहा जा सकता है यदि वह 3 वर्ष या इससे अधिक समय के लिए रहे। वह आपात नहीं रहेगा, वह तो एक स्थायी रूप हो जाएगा। अब वो क्या कह रहे हैं पातस्कर साहब? कह रहे जो ये कह रहे हैं कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जो जा रहा है आर्टिकल 249 के तहत, तो वो 3 वर्ष के लिए बनाया जाना चाहिए। पातस्कर साहब कह रहे हैं अरे 3-3 वर्ष तक, ऐसा क्या राष्ट्रीय महत्व का विषय बन गया? 3-3 वर्ष तक बना रहे हो कानून राज्य सूची के विषय पर, तो वो फिर आपात नहीं रहेगा, वो तो एक स्थायी प्रावधान हो जाएगा, ऐसा पातस्कर साहब कह रहे हैं। इसके बाद में आ रहे टीटी कृष्णमाचार्य जी, खुद प्रारूप समिति के मेंबर है, क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद 226 पर डॉक्टर अंबेडकर द्वारा पेश किए गए संशोधन के लिए कुछ व्याख्या निसंदेह रूप से अपेक्षित है। मैंने अपने माननीय मित्र पातस्कर और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। सदन को यह अनुभव करेगा डॉक्टर अंबेडकर के संशोधन द्वारा संशोधित रूप में यह अनुच्छेद उस अनुच्छेद से सर्वथा भिन्न है जो मूल रूप में मसौदे में था, और यह अनुच्छेद जिस रूप में मसौदे में मूलतः था उससे यह आशय था कि वह किसी भी कमी को जो शक्तियों के वितरण में विद्यमान है उसे पूरी करे, जिन शक्तियों के लिए आवश्यक है, ऐसा कृष्णमाचार्य जी जवाब देते हुए दिख रहे हैं। और मैंने आपको जैसा बताया कि कृष्णमाचार्य जी भी प्रारूप समिति के मेंबर थे और वह भी कई बार बातों को रखते थे, कई बार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के मेंबर्स का जवाब देते, तो कई बार टीटी कृष्णमाचार्य जी भी देते थे। ब्रजेश्वर प्रसाद जो कि बिहार के, वो क्या कह रहे हैं? वो समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं 2-3 कारणों से समर्थन कर रहा हूं। क्यों भाई? मैं इस अनुच्छेद को ऐसा नहीं समझता हूं कि यह किसी आपातकाल के लिए बनाया गया है। उस प्रयोजन के लिए संविधान में आपातकाल के लिए अन्य उपबंध है। कुछ मेंबर्स ने कहा कि यह आपातकालीन परिस्थितियों के लिए बनाया गया है, तो इमरजेंसी के लिए यह अनुच्छेद नहीं बनाया गया। मुझे कोई मेरा मित्र बता सकता है क्या? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, बड़ा टेक्निकल प्रश्न है और उससे मालूम पड़ेगा कि पॉलिटी की हमें समझ कितनी है। आप जानते हैं आर्टिकल 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है। आप ये भी जानते हैं कि आर्टिकल 250 के तहत भी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है, और दोनों विषय पर कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद की है। लेकिन मुझे कोई बताएगा इन दोनों में अंतर क्या है? आर्टिकल 249 और आर्टिकल 250 में अंतर क्या है? प्रश्न मेरा यह है। अंतर क्या है बता देता हूं। आर्टिकल 249 ये कहता है कि विषय अगर राष्ट्रीय महत्व का होगा तो इस संदर्भ में पहल राज्यसभा करेगी। अगर विषय राष्ट्रीय महत्व का होगा तो राज्यसभा पहल करेगी। और अनुच्छेद 250 क्या कहता है? अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो ऐसी स्थिति में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है। दोनों अलग अलग परिस्थितियां। ब्रजेश्वर प्रसाद यही तो कह रहे हैं कि अरे भाई आर्टिकल 249 जो वर्तमान का है वो राष्ट्रीय महत्व की बात कर रहा है और आपातकालीन परिस्थिति अलग है और उसके लिए संविधान में अलग से प्रावधान है। यह स्पष्ट है कि जब भी कोई विषय राष्ट्रीय महत्व के अनुपात को ग्रहण कर लेता है तो केंद्रीय सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। कोई राज्य विषय जबकि राष्ट्रीय महत्व के अनुपात को ग्रहण कर लेता है तो विषय केंद्रीय महत्व का बन जाता है। जब हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था उन्नति की प्रारंभिक दशा में है तो इस संदर्भ में संविधान में इस प्रकार के प्रावधान किए जाने चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं ब्रजेश्वर प्रसाद। बाकी लाइन को मैंने हाईलाइट कर रखा, जरा देखिएगा। दिल्ली में ये लोग जान सकते हैं, दिल्ली में लोग
ये जान सकते हैं कि किसी विषय में राष्ट्रीय महत्व का अनुपात ग्रहण किया है अथवा नहीं। राज्य सूची का कोई विषय है, कौन सा विषय राष्ट्रीय महत्व का बन गया, वो दिल्ली में बैठे हुए लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वो ये कह रहे हैं प्रांतों में रहने वाले लोग प्रांतीय समस्याओं में इतने उलझे हुए रहते हैं कि उनका दृष्टिकोण न केवल सीमित होता है बल्कि संकुचित भी होता है। इसलिए दिल्ली में बैठे लोग बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि राज्य सूची का कौन सा विषय है जो राष्ट्रीय महत्व का बन गया है, ऐसा वो कह रहे हैं। मैं समझता हूं इस संशोधन में जो काल अवधि कितनी 1 वर्ष जो निहित की गई है, अर्थात 1 वर्ष के लिए उठाया जा सकता, वह समुचित नहीं है। कोई विषय जिसने राष्ट्रीय महत्व के अनुसार अनुपात को ग्रहण कर लिया वह 1 वर्ष के पश्चात कैसा प्रांतीय विषय रह सकता है। अब लीजिए, ब्रजेश्वर प्रसाद कुछ दूसरी बात कह रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि 3 साल का प्रावधान कर लीजिए, उसमें एक मेंबर कह रहे हैं 3 साल तक आप कैसे किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का बनाकर उसके ऊपर कानून बनाते रहोगे, इसे तो वो तो एक तरह से परमानेंट विषय बन जाएगा। राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का बन गया और आपने 3-3 साल तक कानून रखे। अब ये कह रहे हैं अरे भाई, ब्रजेश्वर प्रसाद कह रहे नहीं, 3 साल तो होना ही चाहिए, 3 साल हो गया तो फिर वो विषय वापस राज्य सूची में कैसे डाला जाएगा, वो तो हमेशा के लिए क्या बन जाएगा, राष्ट्रीय महत्व का होने के कारण वो संघ सूची का विषय होना चाहिए। ये बात कौन कह रहे हैं, ब्रजेश्वर प्रसाद जी कह रहे हैं। इसके बाद में बीएम गुप्ते जी आ रहे हैं, मुंबई के हैं, वो क्या कह रहे हैं उनकी बात भी सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई हमने यहां इस आर्टिकल में ये लिखा है कि 1 वर्ष के लिए वो कानून रहेगा, तो वो कह रहे हैं राज्यसभा का संकल्प 1 वर्ष तक के लिए रहता है, इस निश्चित शर्त पर उसका पुनर्नवीकरण क्यों नहीं करते कि उस काल अवधि के अवसान के पूर्व राज्य के विधानमंडल का बहुमत उस संकल्प को 2 या 3 वर्ष के लिए जारी रखने के लिए निवेदन करने का संकल्प पारित करे। बीएम गुप्ते जी अलग बात कह रहे हैं। बीएम गुप्ते जी कह रहे हैं कि राज्य सूची के किसी विषय पर अगर संसद ने प्रस्ताव पारित कर दिया राज्यसभा के पहल पर, तो इसके बाद में 1 साल के बाद में वो लागू रहेगा नहीं रहेगा, वो संबंधित राज्य का विधानमंडल इस संदर्भ में अगर अनुमोदन कर दे तो उसको जारी रखा जा सकता है, ऐसा वो कह रहे हैं। अब आ रहे हैं महावीर त्यागी जी, संयुक्त प्रांत से हैं। क्या कह रहे हैं, श्रीमान मैं समझता हूं कि मूल अनुच्छेद की शब्दावली संशोधन की शब्दावली से कहीं अधिक उत्तम और अधिक उपयोगी थी। संशोधन अर्थ अथवा उद्देश्य में कोई सारभूत परिवर्तन नहीं करता। जिस प्रयोजन के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं उसके लिए मूल अनुच्छेद यथेष्ट रूप से पर्याप्त था। देश में तथा इस सदन में भी ये प्रवृत्ति फैली हुई है और लोग अब भी ये समझते हैं कि प्रांतीय स्वायत्ता का उपयोग करेंगे। अब महावीर त्यागी जी बड़ी गजब की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरे मसौदा समिति ने जो मसौदा बनाया था उसमें 3 साल लिखा हुआ था, उस 3 साल को घटाकर आप 1 साल क्यों कर रहे हो? वो 3 साल बढ़िया था, क्योंकि संविधान सभा में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रांतीय स्वायत्ता की बात करते हैं, जबकि देश को एक रखने के लिए कई बार राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा को विधि बनाने के संदर्भ में संकल्प पारित करने की शक्ति होनी चाहिए, और वो 1 साल क्यों, 3 साल जैसा मसौदा में था वैसे ही रखनी चाहिए। ऐसा महावीर त्यागी जी अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। इसके बाद में बी.एस. सर्वेटे जी आ रहे हैं। बी.एस. सर्वेटे जी ये मध्य भारत के हैं। ये क्या कह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं कि जिस रूप में अनुच्छेद है वो प्रांतों की शक्तियों का अपहरण करता है। लो कर लो बात। बी.एस. सर्वेटे जी कह रहे हैं कि यह अनुच्छेद तो प्रांतों की शक्तियों का किडनैप करता है, अपहरण करता है। कौन कह रहे हैं, बी.एस. सर्वेटे। यह अच्छा होता यदि आपात की दशाओं में केंद्र को समस्त भारत के लिए विधान बनाने की शक्ति प्राप्त होती, परंतु शब्दों का जिस रूप में प्रयोग किया गया है वे आपात के लिए जितनी व्यापकता की आवश्यकता है उससे अधिक व्यापक है। उसमें कहा गया है जब राष्ट्रीय हित के लिए यह आवश्यक तथा जरूरी हो। आपात की अपेक्षा राष्ट्रीय हित के लिए अधिक व्यापक क्षेत्र है, अतः आपात के लिए केंद्र द्वारा संविधान बनाने के पक्ष में तर्क प्रयुक्त नहीं होते। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यहां जो शक्ति दी गई है वह आवश्यकता से अधिक व्यापक है। अब के संतानम साहब आएंगे, वो बोलेंगे अरे आपात पर आगामी अनुच्छेद में विचार किया गया है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इमरजेंसी, वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल इंपॉर्टेंस। दैट्स वाई मैंने अभी आपसे प्रश्न पूछा कि आर्टिकल 249 और आर्टिकल 250 में अंतर क्या है। वैसे कितना हमारे संविधान निर्माता दूरदर्शी थे कि उन्होंने क्या लिखा, देश में आपातकाल लग गया है तो संसद राज्य
सूची के विषय पर कानून बनाएगी। और आर्टिकल 249 में क्या लिखा, अगर राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का बन गया है तो राज्यसभा इस संदर्भ में पहल करेगी। क्या चाहते थे हमारे संविधान निर्माता, क्या दूरदर्शी थे, एक एक शब्द को बड़ा सोच समझ कर रखा। नेशनल इंपोर्टेंस अलग शब्द है, इमरजेंसी अलग शब्द है। कोई मुझसे ये कह सकता है अरे सर इमरजेंसी से ज्यादा नेशनल इंपोर्टेंस क्या होता है? अरे इमरजेंसी का उल्लेख अनुच्छेद 352 में, और नेशनल इंपोर्टेंस का मतलब है कि कोई विषय ऐसा है जो राज्य सूची में हम लोग शामिल कर रहे हैं, लेकिन राज्य के विधानमंडल उस विषय पर कानून बनाने में सक्षम नहीं हो रहे और देश के पॉइंट ऑफ व्यू से उस विषय पर कानून बनाना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में हम राष्ट्रीय महत्व का आधार डालकर राज्य सूची के विषय पर कानून बना देंगे। तो आप मुझसे फिर क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर जब आपको इतना ही राष्ट्र महत्व प्यारा है तो फिर उस विषय को राज्य सूची में डाला ही क्यों? आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यही तो खूबसूरती है हमारे संविधान की कि हमारे संविधान निर्माताओं ने उस विषय को राज्य सूची में इसलिए डाला क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस राज्य स्तर पर ज्यादा है। तो फिर कहेंगे फिर आर्टिकल 249 क्यों लाया? क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ राज्य ऐसे विषय पर कानून ही नहीं बना रहे, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को आगे आना पड़ेगा। और केंद्र सरकार आगे नहीं आ रही है, आगे भी कौन आ रहा है? राज्यसभा आ रही है। और राज्यसभा में कौन लोग हैं? राज्यसभा में वही लोग हैं जो राज्य विधानसभा के द्वारा चुने जाएंगे। इसलिए केंद्र सरकार की मोनोपोली नहीं है, इसलिए प्रांतीय स्वायत्तता का हनन हो रहा है ये भी मामला नहीं है। ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। ये है हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता, इसको समझने की आवश्यकता है। तो संतानम साहब कह रहे हैं अरे आपत्ति इमरजेंसी वाला अनुच्छेद तो आगे है, जिसे हम लोग आजकल अनुच्छेद 250 के रूप में जानते हैं। तो भी देख लीजिए आप किस तरह से ये बात आगे बढ़ रही है। अब एसबी कृष्णमूर्ति राव, अब आप एक चीज नोट कर रहे हैं, संविधान सभा में कृष्ण के नाम से खूब लोग हैं। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये देख लीजिए, टीटी कृष्णमाचारी, वीटी कृष्णमाचारी, एसबी कृष्णमूर्ति राव। कृष्ण के नाम से मुझे लगता है 10 से ज्यादा मेंबर होंगे संविधान सभा में। कभी किसी के नाम के आगे आ रहा है, कभी किसी के नाम के पीछे आ रहा है। खैर एसबी कृष्णमूर्ति राव जो कि मैसूर से आते हैं, वो बिल्कुल इस बात का विरोध करते हैं, जैसा कि अभी कहा गया कि ये अनुच्छेद जो है राज्य की शक्तियों का किडनैप करता है। वो कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल ये किसी भी तरह से राज्य की शक्तियों का अपहरण करने का प्रश्न नहीं खड़ा नहीं होता है। नेशनल इंपोर्टेंस में अगर लगता है तो बिल्कुल इस विषय पर कानून बनाना चाहिए। इसी बीच में एम अनंत शामनम अयंगर साहब कहते थे अरे सर बहुत हो गई चर्चा, अब चर्चा खत्म करो सर। तो अध्यक्ष साहब कहेंगे प्रस्ताव यह है कि अब इस विषय पर मत लिया जाए। संविधान सभा कहती यस, प्रस्ताव स्वीकार किया गया। तब अध्यक्ष साहब कह रहे संशोधन पर मत लेने से पूर्व मैं डॉक्टर अंबेडकर से निवेदन करूंगा, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? भाई इतना कुछ बोला गया तो डॉक्टर अंबेडकर से भी निवेदन करूंगा कि वो कुछ बोलना चाहते हैं क्या? डॉक्टर अंबेडकर क्या कह रहे हैं? बहुत कुछ कहा जा चुका है, जब तक आप ना चाहे मैं अब कुछ भी नहीं बोलने वाला हूं। अगर आप कहें तो मैं बोल देता हूं, बाकी बहुत कह दिया है, मुझे नहीं बोलना है। तो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद में वो नहीं बोले और सीधा प्रस्ताव पर मतदान हुआ। और देख लीजिए संशोधन जैसा डॉक्टर अंबेडकर ने रखा वो स्वीकार कर लिया गया और 1 साल वाला टाइम पीरियड आ गया। मसौदा संविधान में लिखा हुआ था कि राष्ट्रीय महत्व का विषय हो गया तो राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा के संकल्प के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वो मसौदा समिति ने 3 साल का प्रावधान किया। डॉक्टर अंबेडकर ने मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में खुद ने संशोधन रखा और उसमें क्या कर दिया, 3 को हटाकर 1 कर दिया और संविधान सभा में काफी बड़ी चर्चा के पश्चात इस अनुच्छेद को स्वीकार कर लिया गया, आप देख सकते हैं। और अनुच्छेद 226 संविधान का अंग बन गया और आज उस अनुच्छेद 226 को हम किस रूप में जानते हैं? बताओ, आज उस अनुच्छेद 226 को हम किस रूप में जानते हैं? बताइए जरा। 249 के रूप में जानते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं राहुल भाई, विराट भाई, सुरजीत जी, आर्टिकल प्राची जी, सुमन जी, चंद्रवीर, बिल्कुल 249, उसे हम 249 के रूप में जानते हैं। तो कभी 249 को लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए तो 13 जून 1949 को संविधान सभा में जो चर्चा हुई उस चर्चा को इंगित कर लेना, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों पर जब कभी आर्टिकल लिखने को बोले, रिसर्च पेपर लिखने को कहा जाए तो संविधान सभा की ये चर्चा
जरूर उसमें उल्लेखित की जानी चाहिए। इससे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमारे संविधान निर्माता चाहते क्या थे। और अगर आपसे कोई प्रतियोगी परीक्षा में, किसी इंटरव्यू में या किसी कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में, विश्वविद्यालय में किसी इंटरव्यू में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 249 और 250 को जोड़ने की जरूरत कहाँ पड़ी, नेशनल इंपॉर्टेंस और इमरजेंसी इन शब्दों को परिभाषित करने को कहा जाए, तो 13 जून 1949 को संविधान सभा में जो चर्चा हुई उसको उल्लेखित कर देना, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। खैर, अब आया अनुच्छेद 227। इस अनुच्छेद पर कोई संशोधन नहीं है। क्या इसके संविधान का अंग बना लिया जाए? प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और 227 संविधान का पार्ट बन गया। यानी जो आज अनुच्छेद 250 आपको दिखाई देता है, कौन सा, कि आपातकाल लग जाए, चर्चा बिना पारित, अनुच्छेद 228 संविधान का अंग बने, प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, नो संशोधन, नो चर्चा, संविधान का पार्ट। अब आया अनुच्छेद 229, 229। तजमुल हुसैन साहब है, बिहार से है। वो क्या कह रहे हैं? वो एक शाब्दिक संशोधन चाह रहे हैं, बट शैल नॉट की जगह पर वो चाह रहे हैं एंड मे आल्सो। अब देखिए, शैल और मे का झगड़ा काफी लंबा चौड़ा है, संविधान सभा में बार बार आपको दिखाई दे रहा है। शैल, मे, करेगा और कर सकेगा। राष्ट्रपति फला काम करेगा, इसका मतलब ही विल हैव टू। राष्ट्रपति ये काम कर सकेगा, मतलब देयर इज सम डिस्क्रिशन, कुछ उनका स्व विवेक है। ये शब्दों की जादूगरी है जो समझनी है। तजमुल हुसैन साहब क्या लेकर आए हैं, जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं 229 के खंड 1 में ये दिया हुआ है कि यदि किसी प्रांतीय विधान मंडल को यह प्रतीत हो कि किसी विषय पर प्रांत के लिए विधि बनाने की शक्ति संसद को है, तो उस विषय का विनियम उस प्रांत में संसद को विधि द्वारा करना चाहिए। 2 या 2 से अधिक राज्यों का विधान मंडल यदि संसद से निवेदन करे तो संसद राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकती है। ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 252 में लिखा हुआ है, आपने पढ़ रखा होगा। उसी अनुच्छेद पर चर्चा जारी है। तजमुल हुसैन साहब अपना कुछ संशोधन लाए हैं। इसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर साहब भी कुछ संशोधन लाए हैं। वो क्या कह रहे हैं? श्रीमान, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं क्या कि संशोधनों की सूची की संशोधन संख्या 2781 और 2783 की निर्देश से अनुच्छेद 229 के खंड 1 के स्थान में निम्न खंड जोड़ा जाए। डॉक्टर अंबेडकर खुद भी संशोधन ला रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, जरा देखिएगा क्या जोड़ा उन्होंने। यदि किन्हीं 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के विधान मंडलों को यह वांछनीय प्रतीत हो कि उन विषय में से जिनके बारे में संसद को इस संविधान के अनुच्छेद 226, 227 में उपबंधित रीति के अतिरिक्त, 226, 227 मतलब 249, 250 आज के अतिरिक्त उन राज्यों के लिए विधि बनाने की शक्ति नहीं है, किसी विषय का विनियमन ऐसे राज्यों में संसद विधि द्वारा करें। ये कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर, जो आज का अनुच्छेद है। थोड़े से संक्षिप्त वाक्यों में मैं इस संशोधन की व्याख्या करना चाहूंगा। जिस रूप में ये मूल अनुच्छेद था उसमें ये कहा गया था, देखिए, मसौदा समिति ने जो अनुच्छेद बनाया था उसमें यह लिखा हुआ था, एक राज्य या एक से अधिक राज्यों के विधान मंडल अगर संसद से निवेदन करें तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ये मसौदा संविधान में लिखा था। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे नो, एक ही जगह पर आप लिख दीजिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधान मंडल। ये सब बातें अपने को मालूम होनी चाहिए। खैर, सिब्बल लाल सक्सेना जी क्या कह रहे हैं, जरा देखिएगा। मुझे बड़ी खुशी है कि इस खंड को संविधान में रखा गया। 2 प्रांत, संयुक्त प्रांत, और वो फिर एग्जाम्पल दे रहे हैं अपने बिहार का और संयुक्त प्रांत का। इसके बाद में के संतानम साहब आ रहे हैं। श्रीमान, केवल सभा का ध्यान इस अनुच्छेद के खंड 2 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। फिर वो 1935 के अधिनियम का उल्लेख कर रहे हैं कि 1935 के अधिनियम से हम किस तरह से इस मामले में अलग है, उस बात का उल्लेख कर रहे हैं। जिस रूप में भारतीय सरकार के अधिनियम की धारा 103 अनुकूलित की गई है, उसके पीछे के भाग का पार्ट यह है। वो ऐसा कह रहे हैं कि 1935 के अधिनियम में क्या था और यहाँ पर क्या उल्लेखित है, वो कह रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर उसका जवाब दे रहे हैं, श्रीमान, मेरे मित्र संतानम ने जो प्रश्न उठाया उसको मैंने ठीक ठीक समझ लिया है, पर मेरा विचार यह है कि उन्होंने उपखंड 2 को सावधानी से नहीं पढ़ा। महत्वपूर्ण शब्द है इन लाइक मैनर, मतलब उसी प्रकार से।
तो संतानम साहब कह रहे हैं कि मे बी अमेंडेड, इस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। तो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं मे और शैल का अर्थ एक ही है। डॉक्टर अंबेडकर साफ शब्दों में कह रहे हैं मे का अर्थ शैल है, ऐसी कोई कठिनाई नहीं है। और इस प्रकार से इस अनुच्छेद को भी देख लीजिएगा स्वीकार कर लिया जाएगा संविधान सभा के द्वारा, और यह अनुच्छेद संविधान का भाग बन जाएगा। यानी अनुच्छेद 252 जो आपको दिखाई दे रहा है वो किस तरह से संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया वो आपके सामने रखा। अब अनुच्छेद 230 है, इसके ऊपर 2784 नंबर संशोधन था जो पेश नहीं किया गया। फिर अंबेडकर साहब कुछ शब्दों का चेंजेस करना चाहते हैं 230 में। फॉर एनी स्टेट और पार्ट देयर ऑफ की जगह फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इस प्रकार का संशोधन लाना चाहते हैं और वो स्वीकार भी कर लिया जाएगा और अनुच्छेद 230 भी संविधान का पार्ट बन जाएगा। फिर आएगा अनुच्छेद 231, इस पर दो संशोधन पेश होने थे 2789 और 2790, ये पेश नहीं किए गए। और इसके ऊपर फिर टीटी कृष्णमाचार्य जी एक संशोधन, टीटी कृष्णमाचार्य जी ये कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूं कि इस अनुच्छेद का पार्ट जो 2 है वो हटा दिया जाए। ये टीटी कृष्णमाचार्य जी ऐसा कह रहे हैं। इसका मतलब संविधान सभा में प्रारूप, संविधान सभा के मेंबर्स के अलावा प्रारूप समिति के जो लोग थे वो भी इस प्रकार का चेंजेस कर लेते थे। ये बात भी अपने को मालूम होनी चाहिए। खैर, तो ये कुछ अनुच्छेद आपके सामने रखे गए और किस प्रकार से उन अनुच्छेदों को पारित किया गया। देखिए इसी प्रकार से अनुच्छेद 235 आ रहा है और वो भी बिना किसी चर्चा के पार्ट बन रहा है। 236 और 237 पर किसी भी प्रकार का डिस्कशन नहीं हो रहा है और सीधा 238 आ रहा है। 238 में भी 2805 और 2806 नाम का संशोधन आना था जिसे पेश नहीं किया गया और 238 में खुद डॉक्टर अंबेडकर संशोधन करना चाह रहे हैं और आप जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर करना चाह रहे हैं, इसका मतलब वो संविधान का पार्ट बन जाएगा। एक्चुअली में ये शाब्दिक संशोधन है, इसलिए इस पर ज्यादा बहस करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर आता है 239 डॉक्टर अंबेडकर संशोधन करना चाह रहे हैं कि इसमें स्टेट शब्द के पूर्व में वो एक शब्द जोड़ना चाहते हैं, अदर शब्द भी जोड़ दिया जाए, ऐसा वो कह रहे हैं और वो संशोधन भी स्वीकार कर लिया जाएगा और ये भी बिना किसी चर्चा के डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रखे गए संशोधन के तहत ही वो स्वीकार कर लिया जाएगा। अब एक अनुच्छेद आ रहा है 240, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वह अनुच्छेद क्या है और कोशिश कीजिए उसको ढूंढने की कि भारत के संविधान में वो अनुच्छेद अभी है तो कौन सा अनुच्छेद है, और अगर नहीं है तो ये भी बता दीजिएगा। एक अनुच्छेद लाया जा रहा है, अनुच्छेद 240। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं श्रीमान मैं प्रस्ताव पेश करता हूं, क्या अनुच्छेद 240 के खंड 1 में निम्न शब्दावली जोड़ी जाए। If the president receives such a complaint as aforesaid, he shall, unless he is of opinion that the issue involved are not of sufficient importance to warrant such action, appoint a commission to investigate in accordance with such instruction as he may give to them and to report to him on the matters to which the complaint relates or that of those matters as he may refer to them। मैं हिंदी में इसका बता देता हूं। यदि राष्ट्रपति के पास कोई उपरोक्त शिकायत आती है और यदि उसकी ये सम्मति नहीं है कि अंतर्ग्रस्त वाद इस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए यथेष्ट रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, तो वह अपने अनुदेशों के अनुसार जिनको वह देगा अनुसंधान करने के लिए एक आयोग नियुक्त करेगा जो उन विषय पर जिनका शिकायत के साथ संबंध है या उन विषय पर जिनका राष्ट्रपति निर्देश करे राष्ट्रपति के पास प्रतिवेदन भेजेगा। आयोग में ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको इस अनुसंधान के प्रयोजनार्थ सिंचन, यंत्रकला, प्रशासन, वित्त और विधि का उतना विशिष्ट ज्ञान और अनुभव जितना राष्ट्रपति आवश्यक समझे, ऐसा अनुच्छेद डॉक्टर अंबेडकर लेकर आए। मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह अनुच्छेद अब संविधान का पार्ट है क्या, और है तो वो कौन सा अनुच्छेद है, ये मेरा आपसे प्रश्न है। ये अनुच्छेद संविधान में अभी आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहां पर यह अनुच्छेद स्वीकार हो जाएगा। ये देख लीजिए, प्रस्ताव स्वीकार किया गया। ये अनुच्छेद अभी कहीं नहीं है। सुरजीत भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, संविधान में इस प्रकार का कोई अनुच्छेद नहीं है। खैर, अनुच्छेद 241 मैं प्रस्ताव पेश करता हूं, इन एनी स्टेट शब्दों की जगह पर इन एनी अदर स्टेट शब्द लिख दिया जाए। के संतानम साहब ऐसा कह रहे हैं, लेकिन वो संशोधन को वापस ले लेते हैं पेश करने के बाद
और इस प्रकार से बिना चर्चा के अनुच्छेद 241 भी संविधान का पार्ट बनता है, 242 भी बिना चर्चा के साथ पार्ट बनता है। फिर अनुच्छेद 243 से 245 आता है। 243 पर क्या कह रहे हैं टीटी कृष्णमाचार्य जी? वो कह रहे हैं किसी भी दशा में भी अनुच्छेद 244 को तो स्थगित रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये केंद्र राज्यों के वित्त के संदर्भ में है और वित्त मंत्री से अभी डिस्कशन इस संदर्भ में हुआ नहीं, वो विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए फिलहाल इन अनुच्छेदों को हमको स्थगित रखना पड़ेगा। इसलिए 243, 244, 245 जो कि केंद्र और राज्यों के बीच में वित्त के संदर्भ में अनुच्छेद थे, उन पर चर्चा अभी स्थगित कर दी गई संविधान सभा में। फिर अनुच्छेद 246 आया, बिना किसी चर्चा के पारित हो जाएगा। संशोधन 2829, 2828 और 2830 पेश करने थे, लेकिन पेश नहीं किए गए। बिना चर्चा के अनुच्छेद 246 स्वीकार हो जाएगा। तो जिस तरह से धड़ाधड़ अनुच्छेद स्वीकार किए गए, राहुल भाई पूछ रहे जब ये स्वीकार हो गया तो कब हटाया गया? आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। संविधान सभा का 9वां सत्र भी तो बाकी है। संविधान सभा का अब तक का सबसे बड़ा सत्र तो बाकी है अभी। 30 जुलाई, सुन लीजिए डेट्स, वापस कब मिलना होगा? 30 जुलाई से लगाकर सितंबर तक संविधान सभा का 9वां सत्र चलेगा। 38 दिन 9वां सत्र चलने वाला है। तो इन 38 दिनों में फिर क्या होगा? यही तो होगा, कुछ हटाए जाएंगे, कुछ नए जोड़े जाएंगे। और अभी आपको भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 जो कुछ दिन पहले तक था, हालांकि अभी भी थोड़ा सा तो है ही है, वो अनुच्छेद तो है ही नहीं। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जो विशेष प्रावधान करता था, वो भी तो आएगा अनुच्छेद, वो आएगा अक्टूबर में, अक्टूबर 1949 में। तो संविधान सभा के अभी सत्र कितने बाकी है? 9वां बाकी है, 10वां बाकी है, 11वां बाकी है। अभी 38 दिन वाला सबसे बड़ा सत्र बाकी है। 38 दिन कैसे करेंगे काम यार? इस बार 23 दिन का सत्र जो चल रहा है, उसमें भी आज 20वां दिन है। उसमें भी हमारी 2 बहनों ने तो मुझे मैसेज कर दिया उसमें हेल्पलाइन वाले नंबर पर, सर क्या हुआ, 3 दिन से तो आप आए, वर्कशॉप ही नहीं ली। अरे मेरी बहनों, कहां तुम हो? 3 दिन तो हुए ही नहीं थे। पहली बात तो 2 दिन ही हुए, और 2 दिन हुए जो हुए ब्रेक के, वो क्यों प्रश्न पूछा जब आपको मालूम है कि 2 दिन संविधान सभा की बैठक भी नहीं हुई? तो 23 दिन में भी हालत खराब हो रही है, तो फिर 38 दिन वाला सत्र कैसे अटेंड करेंगे बताइए? इसीलिए मैंने इस बार हेल्पलाइन के नंबर जारी कर दिए, ताकि अपने जो कमिटेड लोग जो है वो जुड़े, और आप लोग जो बड़े कमिटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर एक बात बताऊं मैं, आपने कुछ मित्रों ने क्या किया, कुछ मित्रों ने हेल्पलाइन नंबर अपने दोस्तों को दे दिए कि आप तो मैसेज ठोक दो सर्टिफिकेट बन जाएगा। अरे भाई, सर्टिफिकेट बनेंगे टोटल 62, मैं आपको बता देता हूं 62, और उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बाकी सॉरी टू से नहीं बनेगा। केवल गुड मॉर्निंग मैसेज लिख दिया एक बार 7:02 पर, और 8:16 पर फीडबैक मांगकर 8:20 पर। सर क्या इंफॉर्मेटिव सेशन था। अरे भाई, हम जानते हैं कि कैसा सेशन था, इससे काम नहीं चलेगा। इट विल नॉट डू, इट विल नॉट डू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। हाँ, यूट्यूब के साथियों को जो मजा आ रहा है वो देखिए, कह रहे सर मजा आ गया, आपने क्या जूम वालों को आजमाया है। क्या कह रहे हैं यूट्यूब के साथी हमारे? तो भाई सर्टिफिकेट तो 62 लोगों के बन रहे हैं, देख लीजिए, सोच लीजिए। तो अभी से मैं बता देता हूं, 30 जुलाई अगला सत्र जो 9वां सत्र है, वो 30 जुलाई से शुरू होगा। एक दिन बैठक होगी जुलाई में, 30 जुलाई को, 31 को है नहीं, फिर वापस से 1, 2, 3, 4 इस तरह से बैठक होगी। और वो जो सत्र है 9वां सत्र, वो लगभग 1.5 महीने चलेगा और 38 दिन की बैठक होगी। आप कहेंगे सर ये 1 महीना चला और 23 दिन की बैठक, इससे पहले 7वां सत्र 2 महीने से ज्यादा टाइम तक चला और 36 दिन की बैठक, वो 1.5 महीने में आप कैसे 38 बैठ के करवाएंगे? तो यही तो मैं बताना चाह रहा हूं। अभी तो आप देख रहे हैं सैटरडे संडे को छुट्टी हो रही है, उस टाइम सैटरडे को छुट्टी होगी नहीं। यस, यही तो बात है। कभी संडे को भी वर्कशॉप होगी नहीं, आप कहेंगे संडे को तो हमारे भी हो रही है। अरे संडे को संविधान सभा की भी बैठ के होगी उस समय 1949 में। तो लगभग 1.5 महीने में से 38 दिन तक। तो अभी से अपना जो डाटा है वो सेव करके रखिएगा, 38 दिन कैसे चलाना। पर मैं कोशिश ये कर रहा हूं, मैं इसलिए तो पहले से इतना सब कुछ पढ़कर क्यों आता हूं,
ताकि हम मोटी मोटी बात कर सके, 1-1.25 घंटे में बात कर सके, क्योंकि वहां तो 3-3 साढ़े 3 घंटे बैठक चल रही थी। तो हूबहू एक एक सब पे चर्चा करना तो बहुत मुश्किल काम है। इसलिए तो पहले से बहुत पढ़ लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, दिमाग में सारी बातें खींच लेते हैं कि भैया आगे जाके क्या बोलना है। जब सुबह 4 बजे उठते हैं तब ऐसा ही तो करते हैं कि बस नाते नाते भी ये सोच लेते हैं, अच्छा इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये बोलना है, ताकि 1-1.25 घंटे में पूरी बात कंप्लीट हो जाए और हमारे मित्रों का डाटा भी खराब ना हो। यही तो कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए सर्टिफिकेट बड़ा इशू नहीं है, सर्टिफिकेट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर कह देता हूं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। चलिए, तो धड़ाधड़ जिस तरह के संशोधन आ रहे हैं उसके बारे में अब महावीर त्यागी जी क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। हमने बड़ी द्रुत गति से कार्य किया है, जितनी हमने आशा की उससे भी अधिक तेजी से हमने काम किया है। मैं नहीं समझता हूं कि लोगों ने उन उपबंधों का अध्ययन कर लिया है, कम से कम मैंने तो अपने आप को इसके लिए तैयार नहीं किया। अरे जितनी फास्ट गति से हम धड़ाधड़ अनुच्छेदों को पारित कर रहे हैं, उसके ऊपर संशोधन नहीं रखे जा रहे हैं, पारित 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 पारित। महावीर त्यागी जी कह रहे हैं कि भाई मैं तो इतना फास्ट नहीं पढ़ सकता जितना फास्ट आप ढंग से आप दिखा रहे हैं या उसको पारित कर रहे हैं। फिर टीटी कृष्णमाचार्य जी क्या कह रहे हैं, हाईकोर्ट संबंधी अध्याय में हम जिन उपबंधों को छोड़ आए अब उनको ले लीजिए। महावीर त्यागी जी कह रहे हैं तो अब क्या करें अध्यक्ष, आप क्या करें, तो फिर क्या हम वापस लौटे, एक एक अनुच्छेद को वापस चर्चा में लाए क्या? ठीक है, तो इस प्रकार की बातें चल रही है और अब सीधा हाईकोर्ट से संबंधित अनुच्छेद आ जाएंगे। अभी इनको लिंक शेयर कीजिए। हाँ, 8 बजे के भी लिंक शेयर कर दीजिए। अब केंद्र राज्य संबंधों से बाहर निकलकर फिर वापस किस पर आ गए हम अनुच्छेद कौन से, हाईकोर्ट के संदर्भ में जो चल रहे थे वही अनुच्छेद कि हाईकोर्ट दांडिक मामलों में जब कोई निर्णय देगा तो हाईकोर्ट के उस निर्णय के विरुद्ध में किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, उस विषय पर चर्चा की जा रही है। अध्यक्ष आप घोषणा करें। श्री भार्गव संशोधन 12 को पेश कर सकते हैं, जिसकी सूचना पंचम सप्ताह की प्रथम सूची में दी जा चुकी है। ठाकुरदास भार्गव क्या कह रहे हैं, श्रीमान इस संशोधन को पेश करने से पूर्व मैं उसके पूर्व इतिहास को संक्षिप्त में निर्देशित करूंगा। तो महावीर त्यागी जी कह रहे हैं कृपया आप उस अनुच्छेद को पढ़ लीजिए जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। तो ठाकुरदास भार्गव जी बता रहे हैं कि वो अनुच्छेद कौन सा, मैंने आपको पहले से बता दिया कि हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध में अपील सुप्रीम कोर्ट में किन परिस्थितियों में की जा सकती है, उस विषय पर चर्चा चल रही है। थोड़ा सा आप लोगों को भी बड़ा झटका लगा होगा कि यार क्या एकदम कहां से कहां आ गए केंद्र राज्य संबंध से। तो झटका मैंने नहीं लगाया है, संविधान सभा वालों ने हमको लगाया। वहां पर भी ऐसा ही हुआ, मैं तो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो ठाकुरदास भार्गव जी का संशोधन है पहले। तो देखो जिस तरह से आपको चीजें समझ में नहीं आ रही ना, कर ये हो क्या रहा है। तो संविधान सभा में भी एक मेंबर थे सिब्बल लाल सक्सेना जी, उन्होंने कहा ये कौन से अनुच्छेद पे चर्चा हो रही है, अरे बता तो दीजिए भाई। सक्सेना जी कह रहे हैं ये कौन सा संशोधन है जिसे आप पेश कर रहे हैं। तो ठाकुरदास भार्गव जी कह रहे हैं पंचम सप्ताह की सूची 1 का संशोधन संख्या 15। तो नजरुद्दीन जी अहमद साहब क्या कह रहे हैं जरा देखिए, क्या मैं ये सुझाव रख सकता हूं कि एक ही विषय संबंधी बहुत से संशोधन है, अतः संशोधनों को पहले औपचारिक रूप से पेश किया जाए और उसके बाद में साधारण चर्चा की जाए। तो ठाकुरदास भार्गव क्या कह रहे हैं, मैं भी यही चाहूंगा। फिर अध्यक्ष साहब कह रहे हैं उस दिन इस विषय पर हमने सदस्यों के कुछ समझौता करने के लिए चर्चा स्थगित कर ली थी, परंतु दुर्भाग्यवश अब तक समझौता नहीं हो सका, अतः केवल यह सूरत रह गई है कि सब संशोधनों को एक साथ लिया जाए और उन पर मत लिया जाए, और इसका फल यही होगा कि वह एक ऐसी वस्तु बनेगी जिससे कोई नहीं चाहेगा। अब देखिए, थोड़े दिनों पहले जब हाईकोर्ट के कौन से निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी, इस विषय पर जब चर्चा हुई तो संविधान सभा के विभिन्न सदस्य विभिन्न प्रकार के मत रख रहे थे। उस दिन यह तय किया कि चलो इस अनुच्छेद पर अभी चर्चा स्थगित कर लो, संविधान सभा के बाहर सदस्य आपस में कुछ समझौता कर लेंगे, मसौदा समिति के साथ कुछ बातचीत कर लेंगे और वो एक मुद्दे पर एक राय होकर आ जाएंगे। लेकिन फिर वही बात, अभी तक एक नहीं हो पाए। एल कृष्ण स्वामी जी क्या कह रहे हैं, वे डॉक्टर अंबेडकर के संशोधन पर भाषण दे सकते हैं जिससे ध्यान उस और संकेंद्रित हो, अपेक्षाकृत इसके कि प्रत्येक सदस्य केवल अपने संशोधन पर ही बोले। फिर इसके बाद में अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर कह रहे हैं, क्या यह मैं कह सकता हूं कि यदि श्री कृष्ण स्वामी भारती द्वारा दिए गए सुझाव पर हम पालन करें तो बड़ी सुविधा होगी, ऐसा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर कह रहे हैं। फिर अध्यक्ष जी क्या कह रहे हैं,
तो फिर मैं अब सब संशोधनों को पेश करने के लिए कहूंगा और उसके बाद साधारण चर्चा होगी। फिर ठाकुरदास भार्गव अपना संशोधन पेश कर रहे हैं, वही जो अभी थोड़ी देर पहले रखा था कि कैसे मामलों में अपील की जा सकती है, और एक एक करके संशोधन रखे जाएंगे और उसके बाद में भाषण होंगे, ये भी मैं बता देना चाहता हूं, ऐसा ही निर्णय लिया गया। तो ठाकुरदास भार्गव का काफी बड़ा संशोधन है इस संदर्भ में, वो कई सारे चेंजेस चाह रहे हैं। इसके बाद में जसपत राय कपूर साहब का भी एक संशोधन है, वो भी हाईकोर्ट के कैसे निर्णय के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, इस बारे में लिखा है। तो पहले ठाकुरदास भार्गव, फिर जसपत राय कपूर साहब। इसके बाद में खुद डॉक्टर अंबेडकर भी एक संशोधन लेकर आए हैं इसी अनुच्छेद के ऊपर। डॉक्टर अंबेडकर का भी एक संशोधन है। इसके बाद में एच.वी. पातस्कर साहब का भी एक संशोधन है। इसका मतलब है कि हाईकोर्ट के कौन से निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, इसको लेकर संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों में जबरदस्त अलग अलग विचार देखने को मिलते हैं। न केवल विचार देखने को मिलते हैं बल्कि उनके संशोधन भी लगातार अलग अलग आ रहे हैं। अब डॉक्टर बख्शी टेकचंद भी अपना संशोधन लेकर आते हैं। डॉक्टर बख्शी टेकचंद खुद हाईकोर्ट में जज रह चुके, वो तो इन बातों को बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं। तो इसका मतलब ये तो बहुत लंबा चलने वाला है। इसके बाद में जसपत राय कपूर साहब एक और संशोधन लेकर आ रहे हैं। तो जसपत राय कपूर साहब लेकर आए संशोधन, ठाकुरदास भार्गव लेकर आए, पातस्कर साहब लेकर आए, डॉक्टर बख्शी टेकचंद लेकर आए संशोधन, फिर जसपत राय कपूर साहब एक और फिर संशोधन लेकर आए। खूब सारे संशोधन आ रहे हैं। इसके बाद में काजी सैयद करीमुद्दीन जी, वो भी अपना संशोधन लेकर आ रहे हैं। इतने सारे संशोधनों का होगा क्या। फिर नजरुद्दीन जी अहमद साहब अपना संशोधन लेकर आ रहे हैं, और फिर नजरुद्दीन जी अहमद साहब का एक लंबा भाषण भी आज देखेंगे। फिर जसपत राय कपूर साहब, फिर इसके ऊपर एक और संशोधन है। तो संशोधनों की आज लाइन लगी हुई है। इसी वजह से महावीर त्यागी जी नाराज होकर कहेंगे कि जब इतने सारे संशोधन आपको रखने हैं तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर करीमुद्दीन जी एक और संशोधन लेकर आए। तो बहुत सारे संशोधन है। नजरुद्दीन जी अहमद साहब का फिर संशोधन है। ये सब बातें आज चल रही है, आप देख सकते हैं। अब देखिए सारे संशोधन रख दिए गए। अध्यक्ष साहब कहेंगे जितने संशोधन आने थे वो रख दिए गए। अब संविधान सभा के मेंबर्स जो है अपने विचार रखेंगे। वैसे मैं थोड़ा सा आपको पृष्ठभूमि तैयार कर लेता हूं कि प्रॉब्लम क्या है, सुन लीजिए, ताकि आप मुझे कहेंगे कि सारे संशोधन तो आपने रखे ही नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा किसने क्या कहा। तो सुनिए, आप जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 132 क्या कहता है। ऐसा कोई मामला जो दांडिक हो, जिसे हम लोग क्रिमिनल कहते हैं, ऐसा कोई मामला जो दीवानी हो, जिसे हम लोग सिविल कहते हैं, और ऐसा कोई मामला जिसमें संविधान का निर्वचन, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो, तो ऐसे मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील की जाती है। अनुच्छेद 132 भारत के संविधान का यह कहता है। अनुच्छेद 133 आपने देखा होगा, उसमें क्या लिखा हुआ है कि सिविल मामलों में हाईकोर्ट ने कोई निर्णय दिया है और जिसमें सारवान प्रश्न निहित है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन अगर उसमें इन्वॉल्व है, तो ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है। अनुच्छेद 134 क्या कहता है कि दांडिक मामलों में अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। लेकिन अगर आपने ढंग से अगर अनुच्छेद 134 को देखा है तो क्या है, दांडिक मामले कैसे दांडिक मामले, दांडिक मामले क्या, जैसे हाईकोर्ट ने किसी मामले को जो कि लोअर कोर्ट में चल रहा था, उस मामले को अपने पास मंगाया और अपने पास मंगाकर संबंधित व्यक्ति को अगर मृत्युदंड की सजा सुना दी, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ऐसा अनुच्छेद 134 में लिखा हुआ है। या फिर लोअर कोर्ट में कोई मामला चल रहा था और लोअर कोर्ट में किसी व्यक्ति को बरी कर दिया गया और सामने वाले पक्ष ने हाईकोर्ट में अपील की, तो हाईकोर्ट ने उसे मृत्युदंड की सजा दे दी, तो ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है। आप जानते हैं ना, इस प्रकार की बातें अनुच्छेद 134 में लिखी हुई है। और अनुच्छेद 135 में क्या लिखा हुआ है कि अपील के संदर्भ में जो अधिकार, जो जुरिस्डिक्शन फेडरल कोर्ट को प्राप्त था, वो सारा का सारा जुरिस्डिक्शन किसको प्राप्त होगा, सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त होगा। ऐसा अनुच्छेद 135 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 134A में क्या लिखा हुआ है कि इफ यू वांट टू अपील इन द सुप्रीम कोर्ट देन यू विल हैव टू प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट फ्रॉम द हाई कोर्ट। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहते हो तो फिर हाई कोर्ट से एक प्रमाण पत्र लेना होगा। और अनुच्छेद 136 क्या कहता है, SLP, स्पेशल लीव पिटीशन, यानी अगर हाई कोर्ट ने किसी मामले में सर्टिफिकेट नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों को भी सुन सकता है, SLP।
तो 132, 133, 134, 134 ए, 135 और 136 मैंने आपके सामने रखे हैं। इन अनुच्छेदों पर लगातार चर्चा चल रही है और इन अनुच्छेदों पर संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों के बीच में अलग अलग विचार देखने को हम लोगों को मिल रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि यार सुप्रीम कोर्ट में अगर हर मामला जाने लग गया तो सुप्रीम कोर्ट में बाहर आ जाएगी मामलों की, इसलिए हर मामला सुप्रीम कोर्ट में मत ले जाओ। कुछ लोग कहेंगे अरे यार हद हो गई, किसी व्यक्ति को आप मृत्युदंड दे रहे हो, वो तो बेचारा मर जाएगा, तो उसको कम से कम बचने के लिए या अपील करने का एक तो अधिकार प्राप्त होना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे अगर अपील करने का अधिकार है तो इतनी सारी बातें संविधान में क्यों जोड़ी जा रही है। आपने देखा अनुच्छेद 134 को अगर पढ़ेंगे तो कितना बड़ा लिखा हुआ है अनुच्छेद 134। हम तो एक लाइन में बोल देते हैं कि दांडिक मामलों में अपील करने का अधिकार होगा किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में, 134 ऐसा कहता है, जबकि उसमें कितनी लाइनें लिखी हुई है कि दांडिक मामले कैसे, जैसे मैंने बताया ना, लोअर कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट ने अपने पास मंगाया, लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया, हाई कोर्ट ने मृत्युदंड दे दिया, बहुत सारी बातें उसमें एक्सप्लेनेशन और परंतु के रूप में जोड़ी हुई। कुछ लोग कहेंगे अरे इतना क्यों जोड़ रहे हो आप सारी बातें, तो ये सब बातें आज चर्चा में फिर आएगी। संशोधन अलग अलग रख दिए गए। पहले आ रहे हैं लारी साहब जो कि संयुक्त प्रांत से हैं, ZH लारी नाम है इनका। क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय है। यह आवश्यक है कि जो विभिन्न संशोधन पेश किए गए उन पर सदन बहुत ध्यान देकर विचार करे। प्रश्न यह है कि क्या दांडिक मामलों की उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार होना चाहिए या नहीं, और होना चाहिए तो वो किन परिस्थितियों में होना चाहिए। मैं समझता हूं कि बहुमत इसके पक्ष में है कि कुछ मामलों में अपील की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास होनी चाहिए। यहां तक कि डॉक्टर अंबेडकर के संशोधन संख्या 24 पेश किया गया जिसमें कहा गया कि संसद दांडिक मामलों में अपील के लिए उपबंध बनाएगी। अन्य संशोधन जो पेश किए गए वे कुछ और आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि कुछ उल्लेखित मामलों में संविधान में भी अपील के लिए प्रावधान होने चाहिए। दूसरा प्रश्न यह है कि यदि सदन इस सिद्धांत को स्वीकार कर लेता है कि दांडिक मामलों की अपील के लिए इस संविधान में व्यवस्था होनी चाहिए, तो वे फिर कौन से मामले होने चाहिए जिसमें अपील होनी चाहिए, ऐसे लारी साहब अपना उद्बोधन देते हुए कह रहे हैं। लारी साहब के इस उद्बोधन के बाद में आ रहे हैं तजमुल हुसैन साहब। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मुझे मेरे माननीय मित्र बख्शी टेकचंद द्वारा पेश किए गए संशोधन का समर्थन करना चाहिए। अब देखिए, जो विभिन्न सदस्यों ने जो संशोधन रखे, ठाकुरदास भार्गव ने रखे, डॉक्टर बख्शी टेकचंद जी ने रखे, पातस्कर साहब ने जो संशोधन रखे, उसका कुछ लोग समर्थन करते हैं, कुछ लोग उसका विरोध करते हैं। वो कह रहे हैं वे दो काम कराना चाहते हैं। सर्वप्रथम वे कहते हैं कि यदि हाईकोर्ट ये प्रमाणित कर देता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में सुने जाने के लायक है तो उस मामले को वहां भेजा जाए। मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं। जब स्वयं हाईकोर्ट आदेश पारित करता है और उसकी ये राय है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में उसको जाने देने की परमिशन देनी चाहिए, ऐसा तजमुल हुसैन साहब अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। जसपत कपूर साहब फिर क्या लेकर आ गए, कुछ और संशोधन लेकर आए गए जसपत कपूर साहब। हालांकि अब तो सारे संशोधन रखे जा चुके, अब तो खाली चर्चा हो रही है, लेकिन कपूर साहब एक और संशोधन लेकर आ गए। खैर, इसके बाद में जसपत कपूर साहब का लंबा भाषण। अब आ रहा है नजरुद्दीन अहमद साहब का भाषण। अब सुन लीजिए, नजरुद्दीन जी अहमद साहब आज संविधान सभा के एक अंतिम वक्ता के रूप में आपको दिखाई देंगे। अभी से मैं बता रहा हूं, फिर कल कहोगे। नजरुद्दीन जी अहमद साहब का लंबा भाषण होगा और कल भी शुरुआत नजरुद्दीन जी अहमद साहब से ही होगी। कल 14 जून को भी नजरुद्दीन जी अहमद साहब का ही भाषण चलेगा, क्योंकि वो इतना लंबा भाषण देंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आज उनको बोलेंगे, अरे भाई कितना बोलेंगे, तो बोलेंगे अभी तो बहुत बाकी है, तो ठीक है अभी सभा स्थगित करते, कल फिर मिलेंगे, ऐसा कहेंगे। खैर, जरा देखिएगा, श्रीमान जितने संशोधन पेश किए गए वे सब महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्या दांडिक मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील होने दी जाए? यदि होने दी जाए तो किन मामलों में? मैं निवेदन करता हूं कि यह विषय बड़ा ही संवैधानिक महत्व का है। हम एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए संविधान का निर्माण कर रहे हैं। हम संसार में एक सर्वोत्तम लोकतंत्र बना रहे हैं। लोकतंत्र की समस्याओं का चारों ओर से भली प्रकार सामना करना चाहिए। लोकतंत्र का अर्थ है विधि सर्वोच्च नहीं होती है, परंतु लोकतंत्र का आशय विधि की सर्वोच्चता से है, जिसमें कोई भी व्यक्ति चाहे वह सबसे ऊंचा ही क्यों ना हो, विधि से ऊपर नहीं हो सकता। इसलिए वो अपील के संदर्भ में वो बात कर रहे हैं। श्रीमान, सभा में पेश किए गए संशोधन की झंझट में कुछ बातें सब संशोधनों में है जो कि मौलिक महत्व रखती है। अनुच्छेद 111 के अधीन जब हम दीवानी मामलों की अर्थ संबंधी परिसीमाओं के अधीन अपील होने दी, जिनमें विधि का सारवन प्रश्न अंतर्गत है,
प्रश्न ये है कि लोगों के जीवन और स्वतंत्रता पर कोई सीमा लगाना क्या हमारे लिए ठीक है क्या? वो एक्चुअली में दीवानी मामलों में जो अपील का जो प्रावधान किया गया उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि पहला प्रश्न ये है कि क्या आप उच्चतम न्यायालय में दांडिक मामलों की अपील करने का कोई अधिकार देंगे या नहीं? मैं इस प्रश्न का ध्यान विधि की वर्तमान दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उन दांडिक मामलों की जिसमें विधि का सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, अथवा उन मामलों को जिनमें अन्य प्रकार से यह दर्शा दिया गया है कि उसमें घोर अन्याय किया गया है, तो प्रीवी काउंसिल को अपील करने का अधिकार वास्तव में है। अब वो प्रीवी काउंसिल को जिन अधिकारों के जो अधिकार दे रखे उस विषय पर बात कर रहे हैं। कौन? नजरुद्दीन जी अहमद साहब। फिर वो बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? श्रीमान, विधि का सारवान प्रश्न दांडिक मामलों की उच्चतम न्यायालय में अपील होने देने से एक और प्रकार का विषय में अभी उच्चतम न्यायालय में विधि के विषय पर मतभेद है। यह अनिवार्य है क्योंकि संविधान साधारण सिद्धांत पर विचार करता है और विशेष मामलों में उसके प्रयोग से विभिन्न हाईकोर्ट्स में परस्पर मतभेद की गुंजाइश रहती है। मेरा निवेदन है कि यदि विभिन्न न्यायालय विधि के प्रश्नों पर विरोधी विचार रखते हैं तब तो उच्चतम न्यायालय में अपील होने के लिए ये एक आधार होगा। वो क्यों बता रहे हैं? अरे जूम वाले कहां गायब हो गए भाई, लाओ। वो इस प्रकार की बात कह रहे हैं। कौन? नजरुद्दीन जी अहमद साहब। जब इस प्रकार की बात कह रहे हैं नजरुद्दीन जी अहमद साहब, तो माननीय सदस्य कह रहे हैं, अरे भाई अब समय समाप्त हो गया है। तो अध्यक्ष जी नजरुद्दीन जी अहमद साहब से प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या आप और अधिक समय लेंगे? तो नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे हैं, मुझे कुछ अधिक समय लगेगा। तो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं, तो फिर कल प्रातः 8 बजे तक के लिए संविधान सभा को क्या कर लीजिए, स्थगित कर लीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद में सभा मंगलवार 14 जून 1949 के प्रातः 8 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। जूम वाले कहां गए? इसके पश्चात सभा मंगलवार 14 जून 1949 को प्रातःकाल 8 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। यानी नजरुद्दीन जी अहमद साहब का भाषण जो है काफी लंबा चल रहा है। नजरुद्दीन जी अहमद साहब इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं कि ये जो बहस जो चल रही है, कौन सी? हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने